की गुफाओं को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में किसी कारण से रोकना पड़ा और आज हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाओं का समय निर्धारण। समय निर्धारण, समय निर्धारण से तात्पर्य यह है कि इन गुफाओं का समय क्या रहा होगा या इन गुफाओं को किस समय का हम माने। ठीक है, तो आपके दो विद्वान हुए फर्ग्यूसन और बर्गीस। फर्ग्यूसन और बर्गीस एवं बर्गीस। फर्ग्यूसन और बर्गीस, बर्गीस और फर्ग्यूसन में माना कि बाघ की गुफाएं जो हैं वो दूसरी सदी ईस्वी की हैं। इनका मानना था कि बाघ की गुफाएं दूसरी सदी, ऐसे लिख लीजिए, दूसरी सदी ईस्वी की हैं। ठीक, इन्होंने माना दूसरी सदी ईसा पूर्व की माना। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एम.बी. ग्रेडे। इसको आयुषी बंद कर दो, गेट बंद कर। एम.बी. ग्रेडे, इन्होंने चित्र के आधार पर इसका निर्धारण किया कि जुलूस के चित्र पर प्राप्त का, यानी का नाम से, का वर्ण के आधार पर इन गुफाओं को हम जो है छठी से सातवीं ईस्वी का निर्धारित कर सकते हैं। छठी से सातवीं ईस्वी का मान सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम, किसने, फर्ग्यूसन और बर्गीस ने इन गुफाओं का समय दूसरी सदी ईसा माना है, यानी कि ये समथिंग दूसरी सदी के आसपास निर्धारित बनी होंगी, इनका निर्माण हुआ होगा। एम.बी. ग्रेडे ने, यानी ये एक चित्र इनको मिला, उस चित्र के आधार पर जो का वर्ण मिला उस आधार पर ये मानते हैं कि ये छठी से सातवीं ईस्वी की रही होंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्मिथ। इन्होंने क्या माना? स्मिथ, इन्होंने कहा कि अजंता की पहली और दूसरी यानी दो गुफाएं, पहली और दूसरी के समकालीन है। ठीक है, समकालीन है। और ये गुफाएं किस काल की थी? तो ये 625 से 628 ईसा पूर्व के बीच में, ईस्वी के बीच में बनी थी। इनका समय क्या था? 625 से 628 ईस्वी की मानी। ठीक, तो इनके आधार पर इन गुफाओं का समय इन्होंने क्या माना कि 625 से 628 के बीच में, यानी 600 ईस्वी के आसपास ये बनी। लेकिन 1926 में, ठीक है, एक लेख पुरातत्व विभाग ने प्राप्त किया। किसने? पुरातत्व विभाग ने। ठीक, पुरातत्व विभाग ने सफाई के दौरान एक शासक, यानी या ऐसे लिख लीजिए, शासक महाराज सुबंधु, ऐसे लिखिए, सफाई के दौरान महिष्मती
शासक महाराज सुबंधु, महाराज सुबंधु, इसका एक बार और वर्णन हमने पहले किया है। सुबंधु का एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ। सुबंधु का एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ। ठीक है। इस लेख के आधार पर, यानी लेख में सुबंधु द्वारा, अब इस लेख में क्या प्राप्त हुआ, तो लेख में सुबंधु द्वारा इस गुफा को भिक्षुओं को, इस गुफा को भिक्षुओं को दसल्लिक पल, हाँ, दसलिक पल्ली, ठीक, जागीर टाइप से है, दान देने का उल्लेख हुआ है। दान देने का उल्लेख मिला है, यानी जो ये ताम्रपत्र मिला उसमें भिक्षुओं को क्या, इस गुफा को दान में देने का उल्लेख मिला है। लेख में दान या कल्यण, लेख में दान कल्यण, या ब्रैकेट में लिख लीजिए बाघ, है ना, बाघ की गुफा, बाघ विहार को देने का, बाघ विहार को देने का उल्लेख है। इस आधार पर इन्होंने कहा ये गुफा कब की मानी जा सकती हैं। तो जब ये बात मिली तो इसके आगे की देखिए कहानी क्या है, किस आधार पर इसका निर्धारण किया। दान देने का उल्लेख मिला है और इस उल्लेख के आधार पर, यानी महाराज सुबंधु का समय, यानी उनके शासन का समय कितना था, तो उनके शासन का समय था 416 से 466 ईस्वी तक माना गया। 466 ईस्वी तक समय था इनके, किसका, शासन का समय था। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि बाघ की गुफाएं, इस आधार पर हम बाघ की गुफाओं को क्या कह सकते हैं कि बाघ की गुफाएं जो है चौथी से 5वीं सदी की होंगी, है ना, चौथी से 5वीं सदी ईस्वी की इन्हें माना गया। ठीक है, इन्हें माना जाएगा। ठीक है, ये था बाघ की गुफाओं का समय निर्धारण, अर्थात ये बाघ की गुफाएं कब की थी और किस समय की थी। अब समय निर्धारण होने के बाद हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाओं के चित्र। बाघ की गुफाओं के चित्र। बाघ की गुफाओं के चित्र, अर्थात यहाँ से हमें कौन से विशेष चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उन चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो इस आधार पर बाघ की गुफाओं से 7 दृश्य प्राप्त हुए हैं। 7 दृश्य प्राप्त हुए हैं। 7 दृश्य में, यानी एक तरीके से कहें 7 भाग के दृश्यों को बताया गया है चित्र में। चित्रों को 7 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर पहला दृश्य पढ़ेंगे। पहला दृश्य इस पहले दृश्य में क्या बना हुआ है इसको देखिए। तो इस चित्र को 2 भागों में बांटा गया। पहली बात क्या कही, इस चित्र को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग
पहला भाग है क्या, इसको जानिए। पहले भाग में दो स्त्रियों को एक छज्जे पर बैठी हुई हैं। दो स्त्रियां एक छज्जे पर बैठी हैं, यानी छज्जा है, बालकनी जिसे कहते हैं, उस छज्जे में बैठी हैं, जिसमें शोकाकुल है, और दूसरी स्त्री संवेदना, जिसमें एक शोकाकुल है, जिसमें एक शोकाकुल है। शोकाकुल का मतलब शोक में डूबी हुई है, शोकाकुल है, और दूसरी स्त्री ठीक है, जो दूसरी उसके साथ बैठी है, दूसरी स्त्री संवेदना तथा सहानुभूति में पहली स्त्री की करुणा भरी कहानी को सुन रही है या सुना रही है। ठीक है, तो दूसरी स्त्री संवेदना तथा ठीक है, संवेदना तथा सहानुभूति में पहली स्त्री को कहानी सुना रही है, करुणा भरी कहानी सुना रही है, इसलिए पहली स्त्री को करुणा भरी कहानी सुना रही है। अच्छा, टीजीटी में क्या करता है, ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिख देगा कि दो स्त्रियां एक छज्जे पर बैठी हैं, जिसमें एक शोकाकुल है और दूसरी स्त्री जो है उसमें संवेदना तथा सहानुभूति पहली स्त्री को करुणा भरी कहानी सुना रही है। ऐसा दृश्य किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो ऐसा दृश्य गुफा किससे प्राप्त हुआ है, बाघ की गुफा से। यहाँ संख्याएं नहीं पूछेगा, लेकिन पहला दृश्य या दूसरा दृश्य पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा भाग, इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है, और इसका दूसरा भाग क्या है, दूसरे भाग में छज्जे के नीचे, दूसरे भाग में छज्जे के नीचे, ठीक है, छज्जे के नीचे नीले रंग से कबूतरों की जोड़ी बनाई गई है। नीले रंग से कबूतरों की जोड़ी बनाई गई है। ठीक है, जोड़ी बनाई गई है जो प्रणय का प्रतीक है, यानी प्रेम का, जो प्रणय का प्रतीक है, यानी प्यार का या प्रेम का। ठीक है, संभवतः यह किसी विरहिणी का चित्र है। संभवतः इन्होंने माना, संभवतः यह किसी विहरणी यानी विरह में हो, विरहिणी का दृश्य है। ठीक है, ऐसा माना, दृश्य है। ठीक है, यह चित्र है। या भी माना जा सकता है कि ये बुद्ध के विरह में व्याकुल या यशोधरा का चित्र है, ऐसा मान सकते हैं, कंफर्म नहीं कहा। यह भी माना जा सकता है, दृश्य है, और यह भी माना जा सकता है कि विरह में व्याकुल बुद्ध की पत्नी यशोधरा का दृश्य। इन्होंने संभवतः माना है, निश्चित नहीं है कि ये यशोधरा का दृश्य है। ये था आपका पहला दृश्य, और पहले दृश्य को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था जिसमें दिखाया गया कि दो स्त्रियां एक छज्जे पर बैठी हैं, जिसमें एक शोकाकुल है यानी शोक में मग्न है, और दूसरी स्त्री संवेदना तथा सहानुभूति दर्शाने के लिए या उसको दिखाने के लिए पहली स्त्री को करुणा भरी एक कहानी सुना रही। दूसरे भाग में ये कहा गया कि दूसरे भाग में छज्जे के नीचे
दो नीले कबूतरों को दिखाया गया है या बनाया गया है जो प्रेम का प्रतीक है। संभवतः यह किसी वीरणी का दृश्य रहा होगा या चित्र रहा होगा। यह माना जा सकता है कि विरह में व्याकुल जो यह दृश्य बना है ये बुद्ध की पत्नी शायद यशोधरा का ना हो। ठीक है, ये बाघ की गुफा से दृश्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य यानी दूसरे स्तर को भी कह सकते हैं या दूसरा दृश्य भी कहते हैं। इस दृश्य में 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी, इस दृश्य में 4 गहरे रंग के, ठीक है, 4 गहरे रंग के, गहरे वर्ण या गहरे रंग के आभूषणधारी, आभूषणधारी यानी जेवर एवर पहने, आभूषणधारी, ठीक है, आभूषण को धारण कर रखा है पुरुष किसी गंभीर वार्ता में निमग्न दिखाए गए हैं। पुरुष किसी गंभीर वार्ता में निमग्न दिखाए गए हैं, निमग्न दिखाए गए हैं, यानी कि बात करने में वो एकदम मग्न है। इनके पृष्ठभूमि में उद्यान का चित्रण है। इनके पृष्ठ यानी पीछे, पृष्ठभूमि में उद्यान का चित्रण है ना, पीछे बैकग्राउंड जिसे कहते हो, चित्रण है। संभवतः यह किसी राजपुरुष द्वारा, संभवतः यह किसी राजपुरुष द्वारा, किसी राजपुरुष द्वारा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म अंगीकृत, बुद्ध धर्म को अंगीकार करने से संबंधित घटना का चित्र है। बुद्ध धर्म को अंगीकार करने का घटना करने का संबंधित घटना चित्र है, घटना चित्र है। यानी इस दृश्य में क्या दिखाया गया है कि इस दृश्य में 4 गहरे रंग के, यानी जो आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं वो गहरे हैं और पुरुष हैं जिन्होंने ये धारण कर रखा है और वो आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की यानी जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें जो है उद्यान का चित्रण किया गया है, यानी पीछे जैसे कोई उद्यान या बगीचा है। संभवतः यह किसी राजपुरुष द्वारा बुद्ध धर्म को अंगीकार करने का संबंधित घटना है, यानी उससे संबंधित या वो विचार कर रहे हैं, ऐसी घटना का चित्रण किया गया है। इसके बाद पढ़ते हैं तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य, 7 दृश्य पढ़ने हैं और ये तीसरा है। तीसरे में क्या है, इसमें है कि इसमें आकृतियों के 2 समूह दिखाए गए हैं। इसमें आकृतियों के 2 समूह दिखाए गए हैं। आकृतियों के 2 समूह दिखाए गए हैं। ठीक है, समूह अंकित किया गया है जो एक के ऊपर एक बनाए गए हैं, जो एक के ऊपर एक बनाए गए हैं। ऐसा लगता है यह दृश्य एक के ऊपर एक बनाया गया है, ऐसा बना है। ऊपरी भाग में 6 पुरुष आकृतियां, ऊपरी भाग में 6 पुरुष आकृतियां, ठीक है, 6 पुरुष आकृतियां हवा में, 6 पुरुष आकृतियां हवा में उड़ रही हैं, ऐसा दिखाया गया है, उड़ रही हैं। ठीक, इसके बाद है जिनके सिर मुंडे और बादलों से आच्छादित हैं, जिनके सिर मुंडे व
बादलों से आच्छादित है, यानी ऐसा लगता है बादल बनाए गए हैं जिससे वो ढके हुए हैं। ठीक है, फिर इसी के नीचे वाले भाग में दिखाया गया है, इसके निचले भाग में, नीचे के भाग में क्या दिखाया गया है, तो नीचे के भाग में 5 सिर ही शेष बचे हैं, ऐसा लगता है। नीचे के भाग में 5 सिर शेष बचे हैं। ठीक है, 6 थे, 5 बचे, जो कि स्पष्ट रूप से गायिकाओं के चित्र हैं, जो कि स्पष्ट रूप से गायिकाओं के चित्र हैं, या गायिकाओं के चित्र हैं, क्योंकि बीच वाली स्त्री के हाथ में वाद्य यंत्र है, क्योंकि बीच वाली स्त्री के हाथ में वाद्य यंत्र है। तो ये आधार लगाया गया कि ये जो 5 सिर दिख रहे हैं और बीच में एक गायिका दिखाई गई है जिसके हाथ में वाद्य यंत्र है, इसका मतलब ये गायिकाओं का एक समूह का चित्र है। ठीक है, ये था आपका दूसरा दृश्य, तीसरा था, सॉरी हाँ, ये आपका था तीसरा दृश्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा। स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। इसमें स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। ठीक है, और इसमें दिखाया क्या गया है, चित्रित किया गया है, यहाँ की समस्त गुफा चित्रों में अपनी मंडलाकार व्यवस्था है। यहाँ के समस्त चित्रों में अपनी मंडलाकार का मतलब है समूह में। ठीक है, मंडलाकार व्यवस्था है, जिसमें लय यानी चित्रों में लय, ठीक है, जो चित्र चित्रित की गए उनमें लय तथा सुंदरता, ठीक है, लय तथा सुंदरता के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हो गए। लय तथा सुंदरता के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हैं। यानी इन चित्रों की रचना इतनी अच्छी हुई है, यानी इतने लयात्मक और इतने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं कि चौथा जो दृश्य बना हुआ है वो अपनी विशेषता यानी सुंदरता के कारण अधिक विशेष जाना जाता है। तो इसमें जो दल दिखाया गया है, तो पहले दल में 2 दल की बात की है ना, तो पहले दल में क्या है, तो पहले दल में 7 स्त्रियां हैं। पहले दल में 7 स्त्रियां, ठीक है, 8वीं स्त्री है, 7 स्त्रियां, 8वीं जो कि एक नर्तकी या मतलब निश्चित नहीं है, या नर्तक है, यानी नृत्य करने वाली या नृत्य करने वाला है, दोनों में से एक है, निश्चित नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है, को घेरे खड़ी हैं, ठीक है, यानी उसको चारों तरफ से उसको घेर के खड़ी हैं, जिनमें 3 स्त्रियां
डंडे, ठीक है, यानी डंडा लिए हुए हैं। एक मृदंग और 3 मंजीरे बजा रहे हैं। एक मृदंग लिए हैं और 3 मंजीरे बजा रहे हैं। यानी कि ये एक चौथा दृश्य है जो अपनी लयात्मकता या सुंदरता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इसमें स्त्रियों यानी गायिकाओं का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें पहले दृश्य में 7 स्त्रियां हैं, लेकिन जो 8वीं स्त्री है या तो वो नर्तक है या नर्तकियां हैं। समूह होता है ना, 7 है और बीच में एक 8वीं है, ठीक है, होता ना एक समूह में डांस हो रहा हो या किसी मंच में प्रदर्शन हो रहा हो, तो बीच वाली जो 8वीं स्त्री है या तो वो नर्तक है या तो वो नर्तकी है, ठीक है, या तो वो पुरुष है या तो स्त्री है, को घेरे, जिनमें से 3 स्त्रियां डंडे लिए खड़ी हुई हैं, यानी उनको दंड लेके दिखाया गया है, और एक मृदंग बजा रही है और 3 मंजीरे लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये गायिका और नृत्य का एक दृश्य चल रहा है, ठीक है। ये तो चौथा दृश्य। इसी के दूसरे दल में क्या दिखाया गया है? दूसरा दल इस दल में क्या दिखाया गया है? इसमें नर्तक के घेरे, मतलब नर्तक का एक घेरा दिखाया, नर्तकी के घेरे, नर्तकी के घेरे, यानी उसको चारों तरफ से घेरे हुए दिखाया है। घेरे 6 स्त्रियां गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार आकृति में खड़ी हैं, यानी चारों तरफ से घेर के गोलाई में मंडलाकार आकृति में खड़ी हैं। गायिकाओं में एक मृदंग, 2 मंजीरे और एक दंड लिए बजा रही हैं। तो गायिकाओं में एक क्या लिए? एक मृदंग, 2 मंजीरे, एक मृदंग, 2 मंजीरे और एवं, ऐसे लिख लीजिए, एवं एक दंड लिए खड़ी। यानी चौथे दृश्य में 2 दृश्य हैं, जिसमें एक में दिखाया गया है कि पूरा समूह है, जिसमें 8वीं स्त्री नर्तक या नर्तकी है, 3 स्त्रियां दंड, 1 मृदंग और 3 मंजीरे बजा रही। इसी तरह दूसरे में दिखाया गया कि नर्तकी यानी जो बीच में खड़ी है, उसके चारों तरफ 6 स्त्रियां यानी 6 गायिकाएं मंडलाकार आकृति में खड़ी हैं। गायिकाओं में एक मृदंग है, यानी एक मृदंग बजा रही है, 2 मंजीरे बजा रही हैं और एक दंड लिए खड़ी है। ऐसा दृश्य बना हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे 5वां दृश्य। बाघ की गुफाओं में चित्र संख्या करके कुछ भी नहीं है। बाघ की गुफाओं में पहला दृश्य में क्या बना है, दूसरे दृश्य में क्या बना है, तीसरे दृश्य में क्या बना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप पढ़ेंगे 5वां दृश्य। 5वां दृश्य, इस दृश्य में क्या बनाया गया है? तो इसमें लगभग 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है। इसमें लगभग 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है। ठीक है, यानी क्या दिखाया गया है कि एक घुड़सवारों का दल है, जिसमें समथिंग यानी 17 घोड़ों को दिखाया गया है, जो कि बाईं तरफ कहीं जा रहे हैं, जो कि बाईं तरफ कहीं जा रहे हैं। ठीक है, उनको जाते हुए दिखाया गया है। वस्त्रों की तड़क भड़क, घोड़ों की गति, वस्त्रों की तड़क भड़क, ठीक, इतने तड़क भड़क है, वस्त्रों की तड़क भड़क की गति, तड़क भड़क घोड़े की गति, घोड़े की गति, राजकी
राजकी का मतलब राज्य शासन की, राजकी चित्र जिसमें एक ओर, राजकी चित्र जिसमें एक ओर यानी एक तरफ, इसके एक साइड, एक ओर ऊपर छत्र है, यानी एक ओर एक व्यक्ति, एक ओर छत्र, ऊपर लिख लीजिए, ऊपर छत्र लिए हैं। छत्र माने होता ना राजा के ऊपर जो लगाते हैं छत्र, वो लिए हुए हैं, लिए है। ऐसा लगता है कि किसी राजा का जुलूस का दृश्य लिए है, ऐसा लगता है किसी राजा का जुलूस का, राजा के जुलूस का दृश्य है। देखिए 17 घुड़सवार है, तो जाहिर सी बात है इतनी संख्या में अगर घोड़े होंगे तो कोई यात्रा या किसी की शोभा यात्रा या राजकीय यात्रा निकल रही होगी। उस दौरान उन्होंने बताया 17 घुड़सवार का एक दृश्य अंकित है, बना हुआ है, इसकी बाईं तरफ जा रहे हैं ऐसा चित्र में दिखाया गया है। वस्त्रों की तड़क भड़क, घोड़ों की गति ऐसी प्रदर्शित हो रही जैसी राजकीय चित्र है, जिसमें एक और ऊपर छत्र लिए कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है, जैसे राजा के ऊपर छत्र लगाई जाती है, ऐसा दृश्य अंकित है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी राजा का जुलूस है और वो कहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है छठा दृश्य। छठा दृश्य इस दृश्य में क्या अंकित है, देखिए इसमें हाथियों घोड़ों का जुलूस दिखाया गया है। इसमें हाथियों घोड़ों का जुलूस दिखाया गया है। ठीक है यानी एक हाथियों का झुंड है या हाथियों की पूरी सवारी निकल रही है और ऐसा लगता है कि एक जुलूस का दृश्य है। इस दल में 6 हाथी 3 घुड़सवार अंकित हैं। इस दल में 6 हाथी और 3 घुड़सवार अंकित हैं। 3 घुड़सवार अंकित हैं। अंकित का मतलब बने हैं। ठीक है, अंकित हैं। हाथियों पर राज परिवार के लोग अंकित हैं। हाथियों पर राज परिवार के लोग ठीक है, राज परिवार के लोग और घोड़ों पर सिपाही दिखाए गए हैं। लोग और घोड़ों पर सिपाही दिखाए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से राजसी जुलूस है ना, जिसमें ये दिखाया गया कि 6 हाथी हैं जिनमें राज परिवार के लोग सवार हैं यानी बैठे हैं, और जो घोड़े हैं उन पर सिपाहियों को दिखाया गया। ठीक है, इसी के आगे की कहानी देखिए क्या है। चित्र में एक व्यक्ति यानी जो चित्र बना है, एक व्यक्ति हाथ में कमल का पुष्प धारण किए है। एक व्यक्ति हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हैं। धारण किए मतलब हाथ में उसको लिए हुए हैं और हाथी पर बैठा है। और हाथी पर बैठा है, कौन हो सकता है? इसके सिर पर छत्र लगा है। हाँ, राजा है। इसके सिर पर छत्र लगा है। छत्र वही लगा सकते हैं जो राजा हैं, लगा है। ठीक है, सिर पर छत्र लगा हुआ है। पीछे एक अंगरक्षक चवर चला रहा है। पीछे एक
अंगरक्षक चवर चला रहा है। चवर का मतलब पता है ना? हाँ, पंखे जैसा वाइट होता है, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। चवर चला रहा है, ठीक है। 3 हाथियों पर 3 दिगंबरा स्त्रियां बैठी हैं। 3 हाथियों पर 3 दिगंबरा स्त्रियां बैठी हैं, यानी श्रेष्ठ मान लीजिए दिगंबरा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दृश्य था? ये आपका छठा दृश्य था, जिसमें एक जुलूस का दृश्य ही अंकित है। इस दल में 6 हाथी 3 घुड़सवार दिखाए गए हैं। हाथियों पर राज परिवार बैठा हुआ है और घोड़ों पर सिपाही को दिखाया गया है। चित्र में ऐसा लगता है कि एक राजा हैं जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है कि हाथ में कमल पुष्प धारण किए हैं और हाथी पर बैठे हैं, सिर के ऊपर छत्र है और एक व्यक्ति उनका अंग रक्षक चवर चला रहा है और 3 हाथियाँ अलग जो है, 3 हाथी और हैं, उन पर 3 दिगंबरा स्त्रियों को दिखाया गया। तो यानी ये एक राजसी परिवार का जुलूस है। अगर क्वेश्चन पूछ ले राजसी परिवार का जुलूस या इस तरह का दृश्य लिख के पूछ ले, तो ये आप मानिए कि ये दृश्य कहाँ अंकित है? बाघ की गुफा में अंकित है, ठीक है। ये था आपका छठा दृश्य। इसके बाद लास्ट आपका 7वां दृश्य। 7वां दृश्य, इस दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 हाथी और 3 घुड़सवार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो इसमें 4 हाथी और 3 घुड़सवार अपने गंतव्य, ठीक है, गंतव्य होना चाहिए, 2 था, सॉरी, गंतव्य कहाँ पहुँच रहे हैं? गंतव्य स्थान पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, गंतव्य का कोई मतलब बताएगा? हाथी विश्राम करने के लिए बैठ गए, ठीक है, थक गए होंगे ना बेचारे, चल रहे हैं। यहीं पर 2 पैदल आदमी हैं, यहीं पर 2 पैदल आदमी हैं, ठीक है, यानी जिनके हाथ में तलवार और भाले हैं, जिनके हाथ में तलवार और भाले। देखिए, गंतव्य का मतलब होता है मार्ग, कहीं जाना। गत माने होता है जाना, ठीक है, गम माने जाना ही होता है, गम से ही बना है ये। तो गंतव्य माने मार्ग, ठीक, जिस मार्ग में जाना चाह रहे हैं। इन सब का ध्यान सामने के भवन पर केंद्रित है। इन सब का ध्यान सामने के भवन पर केंद्रित है, कि भवन पर केंद्रित है। यानी कि जो आपका 7वां भाग है, यानी 7वां दृश्य है, इसमें 4 हाथी 3 घुड़सवार को दिखाया गया, जो अपने गंतव्य यानी मार्ग के लिए जा रहे हैं, जहां उन्हें जाना है वहां पहुंच गए हैं। और वहां जब पहुंच रहे हैं तो हाथी पहुंच जाने के बाद रुक गए हैं, हाथी विश्राम कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। यहीं पर 2 पैदल आदमी भी हैं, जो क्या लिए हैं? एक हाथ में तलवार और एक क्या लिए है? भाले को लिए है। इन सब का ध्यान कहाँ है? जिस भवन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं
उसी को केंद्रित करके ऐसे देख रहे हैं, ऐसा दिखाया गया इस सात्रिदेश में। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स जैसा पढ़ेंगे, या नोट मान के चलिए कुछ बाकी गुफाओं के लिए, तो नोट लिख लीजिए, नोट करके कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे छठी गुफा में उपनिषद बुद्ध चित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी गुफा में? छठी गुफा में। छठी गुफा में, ठीक है, कैसे? उपनिषद बुद्ध चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उपनिषद बुद्ध के अवशेष चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, अवशेष उपनिषद का मतलब है यानी बुद्ध उपदेश देते होंगे। ठीक, उपनिषद का मतलब ये है, कोई उपनिषद नहीं है। ठीक, उनकी उपदेश की मुद्रा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल खंडेवाला। ठीक है, ये एक विद्वान है, कार खंडाले वाला या खंडे वाला लिखिए। ठीक है, इन्होंने पांचवी गुफा से संबंधित, पांचवी गुफा से संबंधित ठीक है, पांचवी जो गुफा है, पांचवी गुफा से संबंधित चित्र बताए हैं। तो पांचवी गुफा से संबंधित मुर्गी और चूजों से, मुर्गी और चूजों से, चूजे कौन होते पता है? हाँ, चूजों से संबंधित चित्र प्रकाशित किए हैं, से संबंधित चित्र प्रकाशित किए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मुर्गी और चूजों से संबंधित चित्र कहाँ से मिले हैं, या बाघ की पांचवी गुफा से मुर्गी और चूजों से संबंधित चित्र जो प्रकाशित हुए उन्हें प्रकाश में कौन लाया है, तो कारखंडे वाला ने लाया है, मतलब इन्होंने प्रकाशित किया था। और दृश्य कहाँ है, तो बाघ की गुफा में। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए। इस पॉइंट में कहा गया है चित्रों में आकृति, भंगिमाएं, अलंकरण। चित्रों में आकृति, भंगिमाएं, अलंकरण। ठीक है, चित्रों में आकृति, भंगिमाएं, अलंकरण तथा शैली अजंता के समान है, तथा शैली अजंता के समान है। ठीक, यानी तुलना किससे की गई है? बाघ की, जो कि अजंता के चित्रों से की गई है। जबकि आकृतियां चुस्त कपड़े, जबकि आकृतियां चुस्त कपड़े, चुस्त कपड़े का कोई अर्थ बताए? चुस्त कपड़े, हाँ, एकदम टाइट पहने हैं, जिनसे अंग की जो पोस्चर है यानी भंगिमाएं हैं हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चुस्त कपड़े तथा श्रृंगार गुप्तकालीन मूर्तियों से मिलता जुलता है, तथा श्रृंगार गुप्तकालीन मूर्तियों से मिलता है। यानी उनका जो श्रृंगार बनाया गया है, यानी उनको सजाया गया है, वस्त्र हैं या जैसे कि उनके आभूषण हैं, वो कैसी, जैसे कि गुप्त काल की मूर्तियां बनी हुई हैं, वैसे ही दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे इनके रंग विधान की, कि इनका रंग विधान कैसा था, क्योंकि अजंता में आप पढ़े हैं तो यहाँ भी पढ़ लीजिए। रंगों का विधान यानी रंग चाहे लिख के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो रंग यहाँ दो शैलियों में पाए गए हैं। रंग यहाँ दो शैलियों में पाया गया है।
ठीक है। 2 शैलियों में पाया गया जो संभवतः 2 भिन्न भिन्न कालक्रमों का होगा, यानी कालक्रम का मतलब जो संभवतः 2 कालक्रम का होगा। कालक्रम से मतलब है 2 समय रहे होंगे, यानी कभी मान लीजिए कि गुप्त का रहा होगा, वो चालुक्य का रहा होगा। एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि कालक्रम थोड़ा सा डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, कुछ कुछ दिन के अंतर में रंगों का विधान हुआ होगा। तो यहाँ रंग क्या प्रयोग किए गए हैं, तो काले, सफ़ेद, ठीक, काले, सफ़ेद, हिरोंजी लाल, हिरोंजी लाल, ये एक दिन बताया था कि पुष्प होता है उससे बनाया जाता है। नीले पीले रंगों का प्रयोग किया गया, नीले पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये थे इनके रंग। इसके बाद उत्तम आलेखन बनाए गए हैं, उत्तम आलेखन प्रयोग किए गए हैं, आलेखन बनाए गए हैं, ठीक। आलेखन कैसे हैं, उत्तम श्रेष्ठ हैं, जिसमें लय आकारों की पूर्णता, जिसमें लय आकारों की पूर्णता अजंता के चित्रों को मात देती है, अजंता के चित्रों को मात देती है। मात देने का मतलब है पीछे करती है, ठीक है, मात देती है, ठीक। ये थे अजंता के बाघ के चित्र के रंगों का विधान। अब एक आगे नोट करके पढ़ लीजिए, ठीक। पहला है, जो 2 शैली कही थी मैंने, पहली शैली क्या है, काले सफ़ेद तथा हिरोंजी का प्रयोग है, ठीक है। और दूसरे स्तर में क्या था, नीले लाल और पीले रंगों का प्रयोग है। यही इनके 2 स्तर थे, ठीक। कोई नहीं, खनिज रंगों का प्रयोग इन्होंने ही किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रकृति से निर्मित कलरों का प्रयोग जिस तरह अजंता में हुआ है उसी तरह यहाँ का भी चित्रण विधान था, लेकिन ये अजंता के बाद की है, तो यहाँ कहीं कहीं पर काम अजंता से अच्छा हुआ है, क्योंकि थोड़ा तो जब हम आगे बढ़ते हैं हर एक चीज़ सुधरती है, यानी बढ़ती है और अच्छी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि लोग थोड़ा सा और जागरूक हो जाते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की त्रुटि की है तो वो आगे सोचेंगे कि यहाँ लोगों ने गलती की, हम ये गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए बाघ की गुफाओं में कुछ कहीं कहीं पर जो अलंकरण कहा उन्होंने बहुत उत्तम है, गुप्त काल से मिलता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मूर्तियों का अलंकरण हुआ है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में आपकी गुफा थी बाघ की, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बादामी की गुफाएं।